आज हम बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में और जानेंगे कि ऐसी क्या बातें हैं जिनको पता करना बहुत ज़रूरी है बिफोर बाइंग एनी हेल्थ इंश्योरेंस। नाउ आई हैव ए क्वेश्चन फॉर यू। आज आप जितने हेल्थी हैं आने वाले 15 या 20 साल बाद उतने ही हेल्थी रहने वाले हैं। देयर इज़ नो गारंटी ऑफ दिस, राइट। इवन हमने पैंडेमिक में भी देख लिया कि लाइफ कितनी अनसर्टेन है। हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कब क्या हो जाए और इसकी वजह से एक लोअर और मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है टू लिव ए हेल्थी फाइनेंशियल लाइफ। जी हाँ, इन सच सिचुएशन अगर आपके पास एक प्रॉपर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो वो आपकी जो जितनी भी सेविंग्स हैं और इन्वेस्टिंग है उस पर डायरेक्ट इफेक्ट डालता है। इवन हमने देखा भी है कि किसी फैमिली में जब कोई इमरजेंसी आई उस फैमिली का सारा सेविंग्स और इन्वेस्टिंग खत्म हो गया टू सेव दैट पर्टिकुलर पर्सन। दिस इज़ द रीज़न हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी। इसमें इंश्योरेंस कंपनीज आपके मेडिकल एक्सपेंसेस को कवर देती है इन केस ऑफ इमरजेंसीज, बशर्त है कि आपको एक प्रीमियम देना होता है फॉर एन एग्रीड पीरियड ऑफ टाइम। किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस को लेने से पहले हमें कुछ बातें पता करनी जरूरी हैं, सो लेट्स टॉक अबाउट इट। फर्स्ट, कैलकुलेट द सम इंश्योर्ड रिक्वायर्ड। हमें अपनी नीड्स और रिक्वायरमेंट्स को अच्छे से लिख लेना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे मेडिकल एक्सपेंसेस हमारे सम इंश्योर्ड से ऊपर निकलते हैं तो वो हमारी पॉलिसी में कवर नहीं होंगे। सेकंड, क्लेम सेटलमेंट इफ़िशिएंसी। किसी भी पॉलिसी को लेने से पहले हमें उस कंपनी के बारे में पता करना बहुत ज़रूरी है जहां से हम अपनी पॉलिसी ले रहे हैं, और उसका एक ही तरीका है, वो है क्लेम सेटलमेंट रेशो। हमें उस कंपनी में देखना है कि उस कंपनी ने कितनी बार क्लेम पास किया है, उसका क्लेम सेटलमेंट रेशो कितना है। अगर उसका क्लेम सेटलमेंट रेशो 85% से ऊपर है तो यानी वो कंपनी अच्छी है जहां से हम पॉलिसी ले रहे हैं। सो ये बात भी बहुत ज़रूरी है पता करना, अदरवाइज़ हमारे क्लेम पास नहीं होते जब हमें ज़रूरत होती है। थर्ड पॉइंट इज़ सब लिमिट्स। इसके बारे में भी पता होना ज़रूरी है, बिकॉज बहुत सारी ऐसी इंश्योरेंस कंपनी है जो हमारी मेडिकल एक्सपेंसेस पर अलग अलग सब लिमिट्स लगाती हैं, यानी अलग अलग कैप लगी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका इंश्योरेंस पॉलिसी का सम इंश्योर्ड 5 लाख रुपीज़ है, सो उसमें से अलग अलग जो एक्सपेंसेस हैं, मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, उसकी अलग अलग कैप होगी। लाइक रूम रेंट का अलग कैप होगी, एम्बुलेंस चार्जेस की अलग कैप होगी, ICU चार्जेस की अलग कैप होगी, यानी कि जितनी भी डिफरेंट डिजीज़ हैं उनकी अलग अलग एक कैटेगरी होगी, एक सम लिमिट्स होगी, यानी आप उतना ही पैसा यूज़ कर सकते हैं। बट बेसिकली वी डोंट वांट, हम ये नहीं चाहते, राइट। हम चाहते हैं कि हमें कोई भी डिसीज़ हो तो हम सारा पैसा जो हमारा 5 लाख का सम इंश्योर्ड है वो उसमें यूज़ हो जाए। सो किसी भी पॉलिसी को लेने से पहले इस टर्म को भी हमें अच्छे से देखना ज़रूरी है। फोर्थ पॉइंट इज़ टॉपअप और सुपर टॉपअप। जी हाँ, जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी सम इंश्योर्ड को पहले से पता करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उस टाइम पर हमारी ना तो उतनी डिसीज़ होती है और ना ही हमारी इतनी एज होती है। सो उस टाइम पर हम एग्जैक्ट क्या सम इंश्योर्ड लें हमें पता नहीं होता। बट प्रॉब्लम तब आती है जैसे जैसे हमारी एज बढ़ जाती है, क्योंकि उस टाइम पर हमें नई नई डिसीज़ भी आने लगती हैं और हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन सी बड़ी डिसीज़ आ जाए जिससे हमारी सारी इन्वेस्टिंग और सेविंग ख़त्म हो जाए। सो इस केस में टॉपअप और सुपर टॉपअप पिक्चर में आता है। टॉपअप और सुपर टॉपअप एक तरीके का इंश्योरेंस ही होता है जो आपकी बेस पॉलिसी यानी कि जो सम इंश्योर्ड है उससे अबव एंड ओवर होता है, और ये तब यूज़ होता है जब आपका सम इंश्योर्ड फिनिश हो जाता है, ख़त्म हो जाता है किसी डिसीज़ को यूज़ करने में। फॉर एग्ज़ाम्पल, टॉपअप और सुपर टॉपअप तभी एक्टिवेट होता है जब एक डिडक्टिबल लिमिट क्रॉस हो जाती है, जिसमें हमारा डिडक्टिबल बेस अमाउंट 5 लाख रुपीज़ है। जब ये अमाउंट ख़त्म होगा तभी हम टॉपअप और सुपर टॉपअप यूज़ कर सकते हैं, वरना नहीं। मान लेते हैं अगर आपका क्लेम 4 लाख रुपीज़ है तो आप उसको बेस पॉलिसी में से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर वो 7 लाख रुपीज़ आया है तो आप 5 लाख रुपीज़ अपनी बेस पॉलिसी से और 2 लाख रुपीज़ अपने टॉपअप या सुपर टॉपअप में से यूज़ कर सकते हैं। अब हमें यहाँ एक बात और पता होनी चाहिए, अगर हम साल में 2 बार क्लेम करते हैं तो उस टाइम हमें सुपर टॉपअप यूज़ करना चाहिए, बिकॉज सुपर टॉपअप बोलता है कि अगर आप पहली बार क्लेम करते हैं, मान लेते हैं 7 लाख रुपीज़ कोई क्लेम आया, तो उसमें से 5 लाख रुपीज़ आपकी बेस पॉलिसी में से कवर होगा एंड 2 लाख रुपीज़ आपके सुपर टॉपअप में से कवर होगा। नाउ आपके पास 3 लाख रुपीज़ बच जाते हैं, क्योंकि आपका सुपर टॉपअप भी 5 लाख रुपीज़ का है, राइट।
अब अगर आप सेकंड टाइम क्लेम करते हैं तो आप उस क्लेम को सुपर टॉपअप में से डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, यानी आपके पास जो 3 लाख रुपीज़ है आप उसमें से यूज़ कर सकते हैं। बट टॉपअप के केस में क्या है, टॉपअप बोलता है कि अगर आप फर्स्ट टाइम क्लेम करते हैं तो पहले तो वो आपकी बेस पॉलिसी में से डिडक्ट होगा, फिर आपकी वो टॉपअप में से डिडक्ट होगा। लेकिन अगर आप सेकंड टाइम क्लेम करते हैं तो उस टाइम आपको पहले सम इंश्योर्ड यानी बेस पॉलिसी 5 लाख की लेनी पड़ेगी, तब जाके वो बचा हुआ पैसा आपके टॉपअप में से डिडक्ट होगा। यानी आप टॉपअप में सेकंड टाइम में क्लेम नहीं कर सकते, आपको उसके लिए पहले बेस पॉलिसी लेनी होगी, तभी वो टॉपअप काम करेगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉलिसी, और ये जो टॉपअप और सुपर टॉपअप का पूरा सिनेरियो है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। 5th पॉइंट इज प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवरेज। मेडिकल एक्सपेंसेस केवल हॉस्पिटलाइजेशन के टाइम पर ही नहीं होते जब हम हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं, इवन उससे पहले और बाद तक रहते हैं। किसी भी पॉलिसी को लेने से पहले हमें ये दोनों कंडीशंस देखना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो आजकल हर इंश्योरेंस कंपनी प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन प्रोवाइड कराती है, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है। प्री हॉस्पिटलाइजेशन में हज़ारों चीज़ें आती हैं, लाइक आपका कंसल्टेशन हो गया, मेडिकेशंस हो गई, डायग्नोस्टिक टेस्ट हो गए, देयर आर सो मेनी थिंग्स। एंड सेम फॉर पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, जो हॉस्पिटलाइज होने के बाद में होती हैं, लाइक फॉलोअप हो गया, विजिट फॉर कंसल्टेशन, मेडिकेशंस एंड ऑल। सो बिफोर बाइंग एनी हेल्थ इंश्योरेंस, एनी इंश्योरेंस पॉलिसी, यू हैव टू आपको देखना है कि प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन उसमें कवर है या नहीं। 6th पॉइंट इज डे केयर कवरेज। कभी कभी हमें लंबे समय के लिए हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत नहीं होती। कुछ इमरजेंसीज और डिसीज ऐसी होती हैं कि हम दिन भर के ट्रीटमेंट में ही सही होकर वापस आ जाते हैं। सो उस केस में हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी कोई कवर देती है या नहीं, वो भी पता होना ज़रूरी है। 7th पॉइंट इज़ वेटिंग पीरियड। सपोज़ कीजिए कि आज आपने कोई पॉलिसी ली है और कल ही आपको कोई इमरजेंसी आ जाए। अब आप यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप कल ही क्लेम कर सकते हैं, तो आप गलत एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज हर पॉलिसी में एक वेटिंग पीरियड होता है जिसके बाद ही आप अपनी डिसीज़ को या जो भी प्रॉब्लम है उसको क्लेम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने कोविड के लिए कोई पॉलिसी ली है, लाइक कोरोना कवच या कोरोना रक्षक, तो उसमें 15 डेज़ का वेटिंग पीरियड है, यानी आप 15 डेज़ के बाद ही किसी चीज़ को क्लेम कर सकते हैं। 8th पॉइंट इज़ वेटिंग पीरियड फॉर प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़। किसी भी पॉलिसी को अप्लाई करने के समय हमें अपनी मेडिकल हिस्ट्री को बता देना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम किसी भी बड़ी बीमारी की वजह से हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं तो हमें कोई भी क्लेम नहीं मिलेगा, क्योंकि इंश्योरेंस पॉलिसी में 3 या 4 साल तक आपको प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ पर कोई क्लेम नहीं मिलता है। सो ये बात भी हमें पता होनी बहुत ज़रूरी है। पॉइंट 9, नो क्लेम बोनस। ये तब यूज़ होता है जब आप पूरे साल प्रीमियम देते हैं बट एक भी बार हॉस्पिटलाइज नहीं होते। यस, जो कि अच्छी बात है। सो इस केस में जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो हमें एक रिवॉर्ड देती है, और वो जो रिवॉर्ड होता है वो होता है हमारा जो सम इंश्योर्ड होता है वो हर साल बढ़ता चला जाएगा अगर हम हॉस्पिटलाइज नहीं होते। सो रीड द पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। पॉइंट 10, एम्बुलेंस चार्जेस। आपको अपनी पॉलिसी में देखना है कि एम्बुलेंस चार्जेस कवर है या नहीं। वैसे तो हर इंश्योरेंस कंपनी एम्बुलेंस चार्जेस प्रोवाइड कराती हैं, बट आपको फिर भी अपनी पॉलिसी को पूरा रीड करना है, पूरा गो थ्रू करना है और इसके बारे में पता करना है। पॉइंट 11, कैशलेस हॉस्पिटल्स, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब भी हमें कोई इमरजेंसी आती है, हम जो नियरेस्ट हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ चले जाते हैं, बट वहाँ प्रॉब्लम क्या होती है कि वो लोग पहले पैसे मांगते हैं, बाद में जो ऑपरेशंस होता है या ट्रीटमेंट होता है वो शुरू करते हैं, जिस वजह से हमें बहुत देर हो जाती है टू कलेक्ट सम मनी। सो इन चीज़ को सबको माइंड में रखकर हमें जो कैशलेस हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ जाना चाहिए, क्योंकि उसमें आपको पहले से पैसे पे करने की ज़रूरत नहीं होती और वो आप बाद में अपनी पॉलिसी से क्लेम कर सकते हैं। और ये तभी हो पाएगा जब आप जो इंश्योरेंस कंपनी है उसके जो नेटवर्क हॉस्पिटल्स हैं उसमें जाएंगे। जी हाँ, कंपनी के खुद के नेटवर्क हॉस्पिटल्स होते हैं जहाँ पर हम ये सब फैसिलिटी, ये जो बेनिफिट्स हैं उसको यूज़ कर सकते हैं। पॉइंट 12, टैक्स बेनिफिट्स। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर को एक टैक्स बेनिफिट्स प्रोवाइड कराता है, जिसको यूज़ करके वो अपना टैक्स बचा सकते हैं अगर वो उसको सेक्शन 80D में यूज़ करें। पॉइंट 13, मेडिकल चेकअप्स।
हर इंश्योरेंस कंपनी साल में एक बार फ्री हेल्थ चेकअप्स प्रोवाइड कराती है। हमें अपने अकॉर्डिंग टाइम और डेट शेड्यूल करके अपना हेल्थ चेकअप्स करा लेना चाहिए। और अगर हमें कोई न्यू डिसीज़ आती है ड्यूरिंग चेकअप्स तो हम उसको क्लेम कर सकते हैं। बिकॉज द बेस्ट पार्ट इज़ ये जो डिसीज़ है ये हमारी प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ नहीं है, ये हमारी न्यू डिसीज़ है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम हर साल अपना हेल्थ चेकअप कराएं ताकि हमें कोई भी न्यू डिसीज़ आए हम इमीडिएटली उसको क्लेम कर पाएँ। पॉइंट 14 कोपे, ये टर्म भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है इन मैनी पॉलिसीज़। इसमें कुछ पैसा आपकी इंश्योरेंस कंपनी देती है और कुछ पैसा आप देते हैं अगर कोई इमरजेंसी आती है। लेकिन हम ये नहीं चाहते, राइट? हम चाहते हैं कि अगर कोई इमरजेंसी आए तो सारा पैसा हमारी इंश्योरेंस कंपनी पे करे। ये कंडीशंस भी आपको देखना बहुत ज़रूरी है। लोग जनरली इसको इसलिए लेते हैं क्योंकि इसमें जो प्रीमियम होता है वो बहुत कम लगता है। बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कम प्रीमियम की वजह से इसको मत लीजिए, बिकॉज दिस इज़ वी डोंट वांट। हम चाहते हैं कि सारा पैसा कंपनी पे करे, ना कि हम। हमारे पास 2 हेल्थ इंश्योरेंस होने चाहिए। एक हमारा जिसमें हस्बैंड, वाइफ और 2 किड्स आ गए, और एक हमारे पेरेंट्स का जिसमें हमारे फादर, मदर, फादर इन लॉ आ गए। बिकॉज आपकी एज और आपकी पेरेंट्स की एज दोनों में बहुत डिफरेंस है। क्योंकि अगर आप एक ही हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे तो आपका प्रीमियम बहुत ज़्यादा जाएगा। क्योंकि प्रीमियम जो बेस्ड होता है वो होता है जिसकी ज़्यादा एज होती है। आपकी पेरेंट्स की एज सबसे ज़्यादा है, इसी वजह से आपका प्रीमियम भी ज़्यादा जाएगा। अच्छा है कि आपके 2 इंश्योरेंस होने चाहिए, एक आपका खुद का अलग और एक आपके पेरेंट्स का अलग। व्हाट इज़ द राइट एज टू बाय हेल्थ इंश्योरेंस? जितनी जल्दी हो आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। बिकॉज जितनी कम एज में हम हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं उतना ही कम हमारा प्रीमियम लगता है। बिकॉज हमारी डिसीज़ भी कम होती हैं। जितनी कम डिसीज़ होंगी उतना ज़्यादा वो कवर होंगी और उतना ज़्यादा ही उनका प्रीमियम कम लगेगा। बट जैसे जैसे हमारी एज बढ़ेगी हमारा प्रीमियम भी ज़्यादा होगा और हमारी डिजीज़ भी ज़्यादा होंगी। So the best age is 20 to 25 years. How much health insurance do you need? Ideally हमारा जो health cover होना चाहिए as a individual 5 lakh rupees होना चाहिए. And there is another plan which is family floater plan. अगर आप family floater plan लेते हैं तो उसमें आप 2 kids and 2 adults ऐड कर सकते हैं, जिसकी मिनिमम एटलीस्ट कवर 20 lakhs rupees होना चाहिए। अब हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि हम अपने लिए कहाँ से पॉलिसी लें। बिकॉज दे आर सो मैनी वेज जहाँ से हम पॉलिसी ले सकते हैं। बट कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर हम ये सब बातें पता कर सकते हैं और अपने लिए बेस्ट पॉलिसी चूज़ कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मी वी शुड गो विद policybazaar.com. यस, एंड दिस इज़ नॉट ए रिकमेंडेशन, दिस इज़ माई चॉइस, जहाँ से मैंने अपने लिए खुद पॉलिसी ली है, लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस दोनों। ये बहुत ही अच्छी साइट्स है जहाँ पर आप कंपेयर कर सकते हैं, अपने पता कर सकते हैं कौन सा आपके लिए बेस्ट पॉलिसी है और वो आपको गाइड भी करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आप इन सारी जो 14 पॉइंट्स हैं इनको देखेंगे बिफोर बाइंग एनी पॉलिसीज़। आप इनको पूरा पढ़ेंगे, समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे और अपने लिए एक बेस्ट पॉलिसी लेंगे ताकि आप अपने आप को और अपनी फैमिली को सिक्योर कर पाएँ।